लेकर के एसडीपीओ गई थी। तो इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अपनी बात रखेंगे, आपको संबोधित करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री शिवचंद्र राम जी, अनुसूचित जात जनजात प्रकोष्ठ के, वो अपनी बात रखेंगे। वैसे हमारे प्रधान महासचिव बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ उपस्थित हैं, जो मुक्त बक ये हमारे क्या हैं, कहाँ गए शक्ति सिंह यादव, आप भी कुर्सी लेके बैठिए। और ये एजाज जी हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ सिद्दीकी साहब से पहले वो बोले, तब शिवचंद्र राम जी बोलेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा। श्री सिद्दीकी जी दे दीजिए, बीच में ले लीजिए यार। चलिए बोले बात करें। हाँ हाँ कीजिए। देखिए अपने देश की और आगे कर हाँ आप सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुमत वाला दल होता है वो राज चलाता है, सरकार में आती है, और जो विपक्ष का बड़ा दल होता है या विपक्ष में जो लोग होते हैं उनका दायित्व बनता है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के विरुद्ध अगर कोई अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है या कोई तानाशाही हो रहा है या नियम की अनदेखी हो रही है तो इसको उजागर करना और उसके लिए बोलना, लड़ना, भिड़ना जो दायित्व है ऑपोजिशन का। मगर यहाँ जो सत्ता में कुछ लोग जो आए हैं तो उनको लगता है कि साहब ऑपोजिशन का काम है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बात उठती हो तो उसको टारगेट करके प्रताड़ित करना। अब जब भी ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई है तो इस देश की आवाम ने उसको स्वीकार नहीं किया है। और स्वीकार उसके कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्या है कि राजनीति अच्छी और खूबसूरत और संविधान के अनुरूप जो कार्य करने वाले दल हैं, तो ये खूबसूरती है कि जब सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठना। कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, मगर मतलब उनको सख्त ये करना। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिलाए, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिलाए तो उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहती है।
अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूँकि अभी इस सरकार में पहले जो अपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था और पहले जो अपोजिशन पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे, उनकी जो कदर होती थी, अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग, सत्ताधारी दल भी, अपोजिशन भी, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तंबी करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहाँ इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित हो, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहाँ सरकार को इन चीज़ों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, वहीं अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को जो कर रही है। अब छोटी छोटी सी बात है, अरे आपको मुझसे लड़ना है तो मेरे नीतियों से लड़ो, मेरे अगर किसी तरह के कार्य हैं उनसे लड़ो। अब मगर क्या है कि अभी ऑपोजिशन पार्टी से सत्ताधारी दल मतलब एक तरह से चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, हम जो है तुम्हारा सुविधा ले लेंगे, हम जो है कई तरह की चीज़। अब अभी जो हमने देखा है कि मकान का आवंटन का जो है सब नियम कायदा बना हुआ है, परंपराएं भी हैं, और खुद बोलते हैं लोग कि साहब बिहार गरीब राज्य है। और अभी तो प्रधानमंत्री का भी आया कि साहब इस तरह की जो समस्या पैदा हुई है इसमें थोड़ा सादगी का आचरण में संदेश जाना चाहिए जनता के बीच। मगर हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए, कौन सा मकान? एक अन्य मार्ग। बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार्ग था ना, छोटा मकान। तो वो मकान बड़ा चाहिए था उनको, ठीक है। जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आजाद भी रहे हैं,
बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे हैं, दुबे, हैं? बिंदेश्वरी दुबे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब रहे हैं। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे, तो इनका छोटे मकान में काम चल गया है, ठीक है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे, उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। तब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार, मुख्यमंत्री हाँ, बंगला का विस्तार कैसे कर रहा है ये। अब खैर, अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अस्थाई है। वो अस्थाई है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामसुंदर दास की वगैरह वगैरह में इन लोगों की, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे लालू जी की ही। अब देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा हो गया है। और पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री के नाम से कर्णांकित था, जो हम बताया कि उसको इन्होंने मिला लिया, मुख्यमंत्री के आवास में मिला। हाँ, मुख्यमंत्री के आवास में मिला, पहले बता चुके हैं इनको। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर लिया है। क्या सम्राट चौधरी को मतलब राजनीति में और डेमोक्रेसी में लोक लाज बड़ी चीज़ है। अब इसको उन्होंने तिलांजलि दे दी या आत्मसात कर लिया, ये वो फैसला उन्होंने किया। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए जो 2 आवास कर्णांकित थे, उसमें एक 5 देश रत्न मार्ग इसमें चलाया और 3 स्टैंड रोड में, दूसरा है 3 स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे। ये दोनों मकान उनसे पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे अपने में मिलाया है, ये तो वो सफाई देंगे। आप लोग पूछिएगा और फिर उनसे ये भी पूछिएगा कि अभी की स्थिति में जो प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिया है कि साहब पेट्रोल कम करो, फलाना कम करो, साज सज्जा में कमी करो वगैरह, उसमें वो बढ़ोतरी किए हैं या कम किए हैं, ये उनसे बिहार की जनता प्रधानमंत्री के निर्देश जो दिए हैं लोग को, उसके आलोक में जानना चाहती है। अब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी मंत्री के हैसियत से पूर्व से जो आवंटित मकान है और मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय नेता प्रतिपक्ष
बिहार विधान परिषद व बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा पक्षपाती दुर्व्यवहार का बर्ताव शो करने वाला कार्य किया। क्या यह उनकी नैतिकता, आचरण और व्यवहार के अनुरूप है? सम्राट चौधरी में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र जो कहा जाता है वो इनके इस कृत्य से नहीं लगता है। और राजनीति में कभी भी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये अच्छी बात नहीं होती है, मगर जब सरकार और सरकार का मुखिया ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की राजनीति करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग उनको आईना दिखाने वाले हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया होगा आप समझ सकते हैं। तो हम इस मार्फत मतलब इनके कृत्य के मार्फत बिहार की जनता को भी यह सचेत कर रहे हैं कि साहब ये जो है ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम कर रहे हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम करने वाली सरकार न कभी अच्छी होती है, न समाज के लिए अच्छा सोचती है और न समाज के लिए अच्छा करती है। अब आगे आइए, अब बताते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में। अब सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के लिए क्रमांकित 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग में क्यों मिलाया है, तो इनका उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि साहब हमारा जनता दरबार में लाखों लोग आते हैं, उनको रहने का, खाने का, फलना का हम इंतजाम करते हैं, इसलिए हमने बड़ा कर लिया। उप मुख्यमंत्री के नाम से क्रमांकित मकान जो था अब बदल गया होगा, जब ले लिए उसको तो अब दूसरा उप मुख्यमंत्री के नाम से मकान होगा जो एक अन्य में मार्ग में मिलाया गया। क्या सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है ही ना, लोक सेवक आवास है? तो लोक सेवक का संदेश आप जनता में क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, कर्पूरी जी वाला दे रहे हैं। कर्पूरी जी का आचरण व्यवहार में आप आत्मसात कर रहे हैं। लालू जी वाला जो गरीबों को में के साथ चटाई पे बैठते थे, खटिया पे बैठते थे, उसका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड, अब कौन कौन लोग हैं? मतलब जब भी सरकार शपथ लेती है, शपथ क्या लेती है कि बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। और अगर शपथ लेने के बाद भी अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तब इसका मतलब है कि आप अगर ईश्वर की शपथ ली है तो ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और सत्य और निष्ठा की अगर आपने शपथ ली है तो वो भी ईश्वर ही होता है। हाँ है, गांधी के अनुसार ईश्वर है, सत्य ईश्वर। ईश्वर के नाम से लिए हैं तो अब ईश्वर सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, इसी को रखा। अब आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी की मकान है, मतलब 6 महीना 1 साल से अपना कोशिश में है कि ये मकान को खाली कर दें। हमको लगता है शायद ऐसा कि ये जो अभी किस मकान को इन्होंने अपने में मिलाया है, किस मकान को मिलाया है? 5 देश रत्न। 5 देश रत्न मार्ग।
मुझको लगता है कि इसमें भी इनका काम नहीं पूरा हो रहा है। हालांकि कहने को उन्होंने अभी जो है जिस मकान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद रह रही हैं, उसको लगता है कि या तो पहले इस मंत्री के नाम से आवंटित करा के और फिर इस मकान को भी मुख्यमंत्री आवास में समेट लेंगे। इतना बड़ा काम है, इनको तो समेटने में थोड़ा आसान होगा। अब किन किन लोगों का मकान अभी तक इन्होंने कोई ना नोटिस दिया ना खाली करवाया है वगैरह, तो हमने पहले ही कहा कि सरकार की दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता हो या लाट साहब हो, उसके लिए बराबर का होना चाहिए। तो अब जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से रह रहे हैं मकान, सरकारी मकान में रह रहे हैं, बड़े मकान में। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं, किस हैसियत से। पूर्व विधायक ज्ञानू जी किस हैसियत से रह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये तो एमपी हो गए, वहाँ भी मकान मिला होगा। यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का लाता शायद, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ है। पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल्स रोड में, अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड आवास में किस हैसियत से रह रहे हैं। मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू 17 हार्डिंग रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं। दीपक कुमार रिटायर्ड IAS हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है तो वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से वो रह रहे हैं। सांसद संजय झा, कितना दिन हुआ सांसद बने हुए, ये M स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं। और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं। क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है इन लोगों को। क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें MLA फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है। और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं, और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से रह रहे हैं। आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है। JDU के IT सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं। मंत्री नंदकिशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो
10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए, मगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है। ये कहती है कि साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीज़ें। अब इतिहास गवाह है, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए हैं। ये एक तो सरकार में असफल हैं और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते हैं और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने किया है ऐसा, हाई कोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? एक दिल्ली में मकान है बड़ा, और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों को। अब यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है, तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को एक तरह से जो है माना गया है डेमोक्रेसी में कि बिना विपक्ष के डेमोक्रेसी का कोई माने नहीं है। अब उन चीज़ों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो किसी को भी समझना चाहिए कि सत्ता किसी का बपौती नहीं होता है। सत्ता आती है, जाती है, और सत्ता में आपके वही काम याद किए जाते हैं जो आप अच्छे काम करते हैं, वो याद किए जाते हैं। और जो टारगेटेड काम करते हैं इसको आम जनता भी पसंद नहीं करती है, और आम जनता यह कह रही है कि साहब जानबूझ के लालू यादव को, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब टारगेटेड पॉलिटिक्स हुई है तो उसके विरुद्ध जनता खड़ी हुई है और 2/3 मेजॉरिटी में टारगेटेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को हराया। अब ये लोग तो पिद्दी हैं, बड़े लोग अब स्वर्गीय हो गए, उनके विरुद्ध हम लोगों ने भी आंदोलन किया, सारे दल के लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग किए, जौहर साहब, चौधरी साहब, मधु दंडवते, SM जोशी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इतनी बड़ी हैसियत के लोग नहीं हैं, मगर उनके आदर्श हैं।
और उनका बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चल के एक बड़ा आंदोलन तो तैयार होगा, जनता के बीच जाएगा लोग। और इनकी दोहरी चरित्र का, अरे अभी आप मुख्यमंत्री बने थे, आपको ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपको करना था गांव के लिए, गरीब के लिए, गुरबा के लिए क्या आप कर रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए था। उस पर फोकस नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम जिंदगी भर लालू जी को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलामत रहें। यही भूल हम लोगों से भी थोड़ी हुई थी, तो आ गई ना 2/3 मेजोरिटी में श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं करता। हमारे अजीज हैं सम्राट चौधरी, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोलें, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो वो कहीं हम ही को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत मुख्यमंत्री को भी संदेश चला जाए, इनकी पार्टी को भी संदेश चला जाए, और बिहार की जनता जो मालिक है उसको भी संदेश चला जाए। राजनीति में लोक लाज कि अगर तिलांजलि किसी ने कर दिया तो समझिए डेमोक्रेसी का भट्ठा बैठ जाता है। और लोक लाज बड़ी चीज़ है, उस लोक लाज की यह सरकार तिलांजलि दे रही है। अब पता नहीं कौन इनको, अब पता नहीं, वो एक कहता ना कि नया मुसलमान प्याज गप गप खाता है, कि ताकि बुझे कि साहब ये खांटी मुसलमान हो गया। तो अब इनको कौन गपा गप प्याज खिला रहा है, ये इनको समझना चाहिए। हमारे अजीज हैं, हम अभी भी कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का आदर करना हमारा और तुम्हारा दायित्व है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो टारगेट पॉलिटिक्स कभी ना अच्छा हुआ है ना होगा, और इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। अरे धीरे धीरे, अरे आप लोगों को कहना है ना, आपको बुलाया, इनको आपको आमंत्रित किया गया है, तो जिनको जिनको बोलना है उनको सुनिएगा ना। अभी तो बात कर ही रहे थे, अरे बता दिया था, और लोगों की बात सुनिए आप। अब हो गया, एक मिनट, अभी इनकी बात नहीं हुई, नहीं जज करे, नहीं ये हम दे देंगे, इसमें जो ये बाद में देंगे, उसका फोटो हम कराएं। दे देंगे, फोटो सेट कराएंगे। अभी नहीं देंगे, 12 बजे के बाद। अभी हम दे देंगे। जो सूची है, हाँ, जो लोग इंटाइटल्ड नहीं हैं और जो लोग एक्स हो गए हैं, वो लोग किस हैसियत से रहते हैं। ठीक, आप सबकी बात सुन के जाइए। अभी विस्तार से हो गया राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी ने पार्टी के रखी है, आपके यहाँ उदाहरण के साथ बात रखी है। अभी शिवचंद्र राम जी हमारे